वेलकम बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल का आखिरी टॉपिक है। विविध एक्सरसाइज हमारे पास। वैसे तो जो टॉपिक हैं वो अपन ने सारे जो है वो पढ़ लिए हैं। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सभी टॉपिक में से कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो 3.1 में से भी आएगा, 2, 3, 4, 5, 6 सब में से क्वेश्चन जो है वो आएंगे। कुछ उनसे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो वो एक्सरसाइज तुमने पढ़ ली तो इनको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सरसाइज में कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। तो चलो ध्यान से देखो। पहला जो प्रश्न है वो अपन क्या पढ़ रहे हैं। देखो ये है हमारे पास fx दिया हुआ है। ऐसे बोल रहा है कि इसका जो एक शून्यंक है वो दूसरे शून्यंक का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब समझो सबसे पहले तो कि व्युत्क्रम जो है हम बोलते किसे हैं। देखो व्युत्क्रम का मतलब होता है जैसे मान लो 1 5 है, मैं बोलूं 5 का व्युत्क्रम बताओ। 5 का व्युत्क्रम होता है 1/5। सिंपल आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे। जैसे 6 है तो 6 का व्युत्क्रम होता है 1/6। तो पहली बात तो ये आप समझ पाए कि जो अंक दिया होता है उसको 1 के बटे में लिख दें तो उसका व्युत्क्रम प्राप्त होता है। व्युत्क्रम की परिभाषा क्या होती है कि एक ऐसा अंक जिससे एक ऐसे अंक से गुणा करवाएं कि गुणनफल जो है वो 1 मिले। तो देखो 5 को 1/5 से गुणा कराओगे तो गुणनफल कितना मिलेगा 1। तो ये जो हुई व्युत्क्रम की परिभाषा हुई। मतलब व्युत्क्रम अंक कौन सा होता है, एक ऐसा अंक जिसको दिए गए अंक से यदि गुणा करवाएं तो हमेशा 1 मिले, उसको बोलते हैं व्युत्क्रम अंक। तो इतनी बात आप समझ पाए। इसके बोल रहा है कि एक मूल जो है वो दूसरे का व्युत्क्रम है। तो ऐसा मान लो कि इसके जो मूल हैं वो अल्फा और बीटा हैं। अब जानते हो कि एक मूल दूसरे मतलब एक अल्फा है तो बीटा क्या हुआ, इसका 1/अल्फा। क्योंकि बीटा जो है वो अल्फा का क्या है, व्युत्क्रम है। तो अल्फा का व्युत्क्रम क्या हुआ 1/अल्फा। ये तो अपन को दे रखा है। अब हमको पूछा है कि k का जो मान है वो आपको ज्ञात करना है। अब आपको 3.1 में चलो शून्यांकों का जो गुणनफल होता था वो क्या होता था। देखो ध्यान से, शून्यांकों का गुणनफल। ध्यान से देखो सारे के सारे। एक सूत्र होता था कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होता था, बताओ ध्यान से याद करो। अचरपद बटे एक्स स्क्वायर का गुणनफल। ये हमारे पास होता था शून्यांकों का गुणनफल। सूत्र 3.1 से पढ़ोगे तब बात को समझ पाओगे। तो हमने भी पढ़ी है तो समझ पा रहे होंगे। अचरपद क्या है, देखो k और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो है 5। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक ये रहे तो अल्फा गुना 1/अल्फा। इतनी बात आप आसानी समझ पा रहे होंगे। अब देखो अल्फा से अल्फा कट गया तो एक बचा। मतलब इसको यदि यहाँ करना चाहे तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ तो बचा केवल एक, यहाँ से तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो यहाँ तो बचा एक। बराबर में है k/5। बटे में भी एक है तो गुणा करा दो तो k बराबर कितना आ गया 5। ये हमारे पास हो गया आंसर। तो ये पहला प्रश्न था। आपको ये बोल रहा था कि पहले का जो शून्यांक है वो दूसरे का क्या है व्युत्क्रम। तो उसको व्युत्क्रम कर लिया। चाहे आप बीटा को 1/अल्फा लिखा जाए, अल्फा को 1/बीटा लिख लो, एक ही बात आएगी। लास्ट में बीटा से बीटा कट जाएगा और k बराबर 5 आ जाएगा। तो दूसरा जो सवाल है वो करते हैं। सवाल को लिख लो आप चाहो तो। देखिए बच्चों अगला जो प्रश्न है वो है fx बराबर x² - kx और -k 6। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। अब देखो fx बराबर आपको जो वैल्यू है वो दे रखी है, बहुपद दे रखा है। आपको बोला है शून्य ज्ञात करो तो आप सिंपल सा ज्ञात करते हो। देखो शून्य ज्ञात करना है तो देखो क्या करोगे, इसके टुकड़े करोगे। टुकड़े ऐसे करोगे कि आपको क्या करें, गुणा करो तो -6x² मिल जाए, ये तो गुणा करने पर, और जोड़ो तो -x मिल जाए। तो देखो 3 गुणा 2 कितने होते हैं 6। इसको माइनस का कर लो, इसको प्लस का कर लो तो जो बचेगा वो माइनस वाला बचेगा। ये भी x से गुणा, ये भी x से गुणा। तो यहाँ लिख दो x² - के 3x प्लस के 2x और माइनस के 6। अब देखो यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन तो यहाँ तो बचा x माइनस के 3। इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है हमारे पास, तो यहाँ तो बचा x और 2 का भाग दिया तो यहाँ बचा 3। अब x - 3 जो है वो दोनों में से फिर से कॉमन है तो x - 3 और यहाँ बचा x प्लस। ये हमारे पास हुआ fx का मान। अब fx का जो मान है वो आपको मिल गया। आपको क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। तो क्या करते हो, fx को किसके बराबर, 0 के बराबर। यदि आपको शून्यांक ज्ञात करना है तो आप करोगे क्या, आप करोगे fx जो है उसको क्या करोगे बताओ 0 के बराबर। तो देखो करते हैं x - 3 और यहाँ है हमारे पास x प्लस 2 किसको बराबर 0 के बराबर। देखो एक बार तो x - 3 को 0 के बराबर कर दो और एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ तो हो गया x बराबर 3 और यहाँ हो गया हमारे पास x बराबर -2। तो दो शून्यांक आपको प्राप्त हो गए, पहला 3 और दूसरा -2। याद किया आंसर। बड़े आसान आसान प्रश्न हैं यदि आपने पहले के वीडियो बहुत अच्छे से देखे हैं तो। और यदि नहीं देखे हैं तो अब मैं चाहूंगा अभी आप जाके पहले उनको देखें, बाद में विविध एक्सरसाइज जो है वो आपको समझ आएगी।
तो पहले उनको देख लें, यदि देखा हुआ है तो बड़े आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न करते हैं, देखो नंबर 3 का। देखिए नंबर जो 3 का क्वेश्चन है वो ये है कि fx की आपको वैल्यू दे रखी है, एक आपको शून्यांक दे रखा है। अब आपको समझो मेरे को शून्यांक क्या होता है। शून्यांक वो होता है कि x की जो वैल्यू प्राप्त होती है आपको वो होता है शून्यांक। मतलब क्या समझे कि यदि आप इस शून्यांक को x की वैल्यू की जगह पुट करोगे, x की जगह पुट करोगे तो आंसर fx का जो है वो 0 मिलना चाहिए, तो शून्यांक है, अदरवाइज जो है वो शून्यांक नहीं। तो बेटर क्या समझ पाए, मैंने आपको ये कहा शून्यांक का मतलब क्या हुआ कि आपको x की जगह इसको पुट करना है और आपको जो आंसर है fx का वो क्या मिलना चाहिए, 0। तो देखो अपन क्या करते हैं, x की जगह पुट करते हैं। तो x की जगह 3 पुट किया, यहाँ कितना आएगा 2 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k। देखो x जहां जहां था वहां हमने 3 रख दिया, कितना आया 2 गुना 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 प्लस k। 9 दूनी कितने हो गए 18 प्लस 3 प्लस k। तो f3 की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास 18 में 3 जोड़े तो हमारे पास हुआ 21 प्लस k। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, यदि शून्यांक है तो f3 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर, 0 के बराबर। तो 21 प्लस k बराबर कितना हुआ 0, तो k बराबर कितना हुआ माइनस का 21। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नंबर 4 का जो क्वेश्चन है उसमें आपको बहुपद दे रखा है। आपको ये बोल रहा है इसके जो शून्यांक हैं वो आप मान लो अल्फा और बीटा हैं। आपको अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 को यदि आप गुणा कराते हो तो आपके पास कितना मिलता है, 0। ये आपको दे रखा है। इतना देने के बाद आपको पूछा है कि c की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। c बोले तो अचर पद है, तो देखो अपन करते हैं साथ में। सबसे पहले इस p को जो है वो अंदर गुणा कराओ, तो fx के बराबर देखो क्या मिलेगा, x² माइनस का px माइनस का p और माइनस का c। अब देखो ध्यान से देखने लायक बात ये है, जो x² के पास होता है वो x² का गुणांक होता है, जो x के पास है वो x का गुणांक होता है। जो बच गया जो सारा, जिसके पास कोई चर पद नहीं है, x y z कुछ भी नहीं है, वो अचर पद होता है। तो यहाँ अचर पद कौन सा हुआ, माइनस का p और माइनस का c। ये हुआ हमारे पास x का गुणांक और ये हुआ हमारे पास x² गुणांक। अब देखो हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की वैल्यू जो है वो 0 बराबर हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले तो ज्ञात करो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यांकों का योग। इसके शून्यांक आपने क्या माने, अल्फा और बीटा। तो शून्यांकों का जो योगफल है उसको ज्ञात करने का आपको सूत्र पता है, माइनस x का गुणांक बटे में कितना आता है, x² का गुणांक। ये आपको सूत्र जो है वो 3.1 में क्लियर हो गया होगा। देखो माइनस का चिन्ह, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है माइनस का p बटे x² गुणांक कितना है 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस माइनस को गुणा तो p। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास p, समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। अब आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर लिया, मतलब शून्यांकों का योगफल ज्ञात कर लिया। अब आपको क्या ज्ञात करना है बताओ, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल बोले तो अल्फा बीटा का मान, शून्यांक अल्फा और बीटा है तो गुणनफल क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। सूत्र होता है हमारे पास अचर पद बटे में होता है x² का गुणा। तो अचर पद देखो कितना है, अचर पद है हमारे पास ये वाला माइनस का p माइनस का c बटे में x² गुणांक। x² का गुणांक जो है वो हमारे पास है 1, तो ये वाला 1। तो अल्फा बीटा का जो मान है हमारे पास वो आया माइनस के p और माइनस के c। ये समीकरण नंबर 2। अब जो आपको दे रखा था कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 जो है वो 0 के बराबर है, इस वाले समीकरण को इधर लेके आओ कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 जो है वो 0 के बराबर है, क्योंकि आपको दे रखा है। तो अब गुणा कराओ, बीटा को अल्फा से गुणा कराओ तो अल्फा बीटा, बीटा को 1 से कराओ तो बीटा, अब 1 को अल्फा से कराओ तो अल्फा, 1 को 1 से कराओ तो प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। अब ध्यान से देखो अल्फा बीटा मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा का मतलब हुआ शून्यांकों का गुणनफल। तो ये बात पुट कर दो, शून्यांकों का गुणनफल है माइनस का p माइनस के c। फिर प्लस देखो यहाँ है अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही बात होती है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको p और प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो माइनस का p और प्लस का p ये तो हो गया कैंसिल, तो माइनस का c प्लस के 1 बराबर में कितना आता है 0। तो c को इधर भेज दो तो 1 बराबर कितना हो गया c, मतलब आप ये लिख सकते हो कि c बराबर कितना आया, ये आपके पास आंसर। देखो दोबारा से देखो करना क्या था, सिंपल सा काम था। सबसे पहले इस p को अंदर गुणा करा दो, x के पास मिला वो x² गुणांक मिला, जो बच गया वो सारा अचर पद है। यहाँ से देखोगे तो अचर पद आपको केवल c दिखेगा, लेकिन अंदर गुणा करा के जब पता चलेगा तब हमें पता चलेगा कि अचर पद एक्चुअल में माइनस का p और माइनस का c।
पहले तो शून्यकों का योगफल ज्ञात कर लो, फिर शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लो, फिर जो आपको दे रखा है तुमको मल्टीप्लाई करा दो। अल्फा बीटा का मान आया वो पुट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा है, बीटा प्लस अल्फा एक ही बात होती है, उसका मान पुट किया, पी से पी कर गया, सी को त्रिभुजा प्लस का हो गया, तो सी बराबर कितना आ गया 1। ये हमारे पास आंसर। देखो नंबर 5 का जो सवाल है वो आपको द्विघात समीकरण दे रखा है। अच्छा ये कौन सी घात है, कैसे पहचानते हो? x की मैक्सिमम पावर देखा लो, ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी, तो देखो 2 है, यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम जो पावर होती है वो समीकरण की घात होती है, जानते हो घात। तो देखो ये द्विघात समीकरण है, ये ऑलरेडी दे रखा है, तो ये मुद्दा नहीं है कि ये कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये दे रखा है। अब आप बोल रहा है कि मूल इसके जो है वो वास्तविक भी हैं और समान भी हैं। दोबारा समझो मेरी बात को, मूल वास्तविक भी हैं और समान भी हैं, मतलब समझो यदि मूल वास्तविक और समान होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है। यदि आपने 3.5 पढ़ी है तो आप अच्छे समझ पाएंगे इस बात को। अब देखो यहाँ से यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है, ये हमें देखना है k का मान है, अब हमें पता करना है। देखो a का जो मान है वो तो है x स्क्वायर के जो पास है, तो 1, b का जो मान है वो x के पास है माइनस का k, और c का जो मान है जो अचर पद है वो पुट करो यहाँ, तो माइनस का k का स्क्वायर, k की वैल्यू पुट करो तो 1, c की वैल्यू पुट करो तो कितना है 4 बराबर कितना 0। देखो माइनस का स्क्वायर करते हो तो हमेशा आपको प्लस मिलता है, और k का स्क्वायर करते हो तो k स्क्वायर, माइनस 4 को 4 से गुणा करो तो मिलता है 16 बराबर कितने 0। अब k स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा, 16 माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। अब देखो हमारे पास आया k स्क्वायर बराबर 16, करना क्या है बताओ, स्क्वायर उठाना है तो क्या लगेगा इधर रूट लगेगा, तो बताओ 16 किसका होता है वर्गमूल, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, 4 चौक 16 होता है, तो 4 प्लस के भी मिलेंगे और माइनस के भी। कारण ये होता है कि प्लस के 4 के स्क्वायर करो तो भी प्लस के ही 16 मिलते हैं, और माइनस के 4 का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस के 16 मिलते हैं, इसलिए दोनों चीजें होती है, प्लस के 4 और माइनस के 4। तो आपके पास k की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी थी आपके पास। अगला देखते हैं। देखो अगला जो सवाल है वो 6 नंबर का सवाल ये है, x बराबर 1 ये आपको दे रखा है, दो समीकरण ये है ये आपको दे रखा है, और ऐसा बोल रहा है कि x बराबर जो 1 है वो इन दोनों समीकरणों का उभयनिष्ठ मूल है। उभयनिष्ठ मतलब समझो कॉमन, आप जानते हो, मतलब x बराबर 1 इसका भी मूल है और x बराबर 1 इसका भी मूल है। अब दूसरी बात ये आती है कि मूल मतलब कितनी देर रुको मुझे बताते हुए कि मूल मतलब क्या होता है, x की जगह यदि पुट करो तो आंसर कितना मिलना चाहिए 0, वो मूल होता है। तो आप समझ पा रहे हो, तो x बराबर 1 जो है इसमें पुट करो तो 1 यहाँ है, x के मान 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 गुना 1 प्लस 3 बराबर 0। देखो यहाँ a 1 का स्क्वायर होता है 1, a को a से गुणा करो a प्लस 3, देखो यहाँ भी हो गया a प्लस 3 इक्वल टू 0, a में जोड़ो तो यहाँ हमारे पास हो गया 2a प्लस का 3 बराबर में 0। देखो ध्यान से a बराबर कितना होगा, a बराबर होगा हमारे पास माइनस के 3/2। देखो प्लस का 3 था इधर आया तो माइनस का 3, ये 2 जो था गुणा में था इधर आया तो हमारे पास आया। देखो यहाँ देख लो ये सवाल कि 2a प्लस 3 बराबर कितना आ गया 0, तो 2a बराबर कितना आ गया माइनस का 3, a बराबर कितना आ गया माइनस का 3/2। मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, मतलब गुणा में था तो वैल्यू पे इसमें आ गई भाग। तो x बराबर 1 इसका मूल था तो हमारे पास आ गया a का मान। अब x बराबर 1 इसका भी मूल है तो x की जगह 1 यहाँ भी पुट करो, अब b का मान आ जाएगा। देखो a का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b बराबर 0, 1 का होता है 1 प्लस 1 प्लस b बराबर 0, 1 और 1 हमारे पास हो गए 2, तो 2 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर कितना होगा माइनस का 2। आपको किसका आंसर क्या a और b के निकालने थे, नहीं सवाल ये था कि x बराबर 1 इसका भी मूल है इसका भी मूल है, हमने पुट किया a और b का मान निकाल लिया। सवाल ये था कि ab का मान ज्ञात करो, तो ab का मान क्या हुआ, ab का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा का चिन्ह है, तो a का जो मान आया वो तो आया माइनस के 3/2 और b का जो मान आया वो आपके पास आया माइनस के 2। देखो माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस 2 से 2 यहाँ कट गया, प्लस के 3 मतलब बिना साइन लगाए लिख सकते हैं। ab का जो मान आया वो आया 3, ये आपका आंसर। अगला सवाल करते हैं। देखो जो अगला जो सवाल है वो ये दे रखा है, आपको एक समीकरण दे रखा है, आपको बोल रहा है कि इसका विविक्तिकर रूप बताओ। विविक्तिकर रूप मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान बताओ, ये कह रहा है। मतलब क्या बोल रहा है कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान बताना है, पूछा क्या है विविक्तिकर रूप, ये होता है विविक्तिकर रूप। देखो जो x स्क्वायर के पास है वो a का मान है, तो a का मान हुआ 3√3, जो x के पास है b का मान है तो b का मान हुआ 10 और c का मान हुआ हमारे पास √3।
आपको इसका मान बताना है तो देखो b का स्क्वायर करो तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है 3√3 और c का मान है √3। देखो 10 का स्क्वायर होता है 100, 4 गुना 3, √3 को √3 से गुना किया तो हमारे पास 3, 4 3 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 100 माइनस 36 कितने बने हमारे पास 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 कितना होता है 64। तो 64 जो हुआ वो 20 स्क्वायर माइनस 4 इसी का मान हुआ, ये है विविक्ति का रूप, यही है आंसर। ऑप्शन 64 है इसका, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो नंबर 8 का जो सवाल है वो आपका ये रहा। आपके बोल रहा है कि मूलों की जो प्रकृति है वो आपको बतानी है। देखो मूलों की प्रकृति बताने का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो आपको बताना है कैसा है। यदि वो ग्रेटर देन 0 आए तो मूल वास्तविक भी हैं और असमान है, दोनों अलग अलग हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ, आपने पहले भी लिखा है मूल वास्तविक भी हैं और कैसे हैं असमान हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया कि b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आए आप निकालो और वो मान लो 0 के बराबर आ जाए, फिर कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे पर कैसे होंगे, दोनों समान होंगे। तो यदि मान लो b स्क्वायर जो माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से कम आ जाए तो फिर मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे, फिर चाहे समान हो चाहे असमान हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको पूछा कि मूलों की प्रकृति बताओ, तो मूलों की प्रकृति क्या आप ज्ञात करोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करोगे। 0 से बढ़ा तो आप क्या कहोगे कि मूल वास्तविक ही हैं और असमान है, दोनों अलग अलग हैं। मान लो 0 के बराबर आ जाए इसका मान तो आप कहोगे मूल वास्तविक हैं और समान है। यदि 0 से छोटा आ जाए तो आप क्या कहोगे कि मूल जो है वो काल्पनिक है। तो ये जो है आपको बताना है। तो आपको मोस्टली करना क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो आपको निकालना है। देखो निकालो, सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, देखो a का मान तो हो गया 4, b का मान हो गया माइनस के 12 और c का मान हो गया माइनस के 9। 20 का स्क्वायर करो तो माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान देखो कितना है 4 गुना ये कितना है माइनस के 9। 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया 16 गुना 9। अब यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू जो है वो भी प्लस की है, ये वाली जो वैल्यू है वो भी प्लस की है, मतलब कुछ भी जो बनेगा वो ग्रेटर देन 0 बनेगा। सॉल्यूशन करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ भी जो बनेगा वो ग्रेटर देन 0 बनेगा, मतलब 0 से बड़ा बनेगा, मतलब कुछ ना कुछ जो है वो धनात्मक मान में मिलेगा। यदि ग्रेटर देन 0 है तो ये वाली कंडीशन, मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, ऐसे मान होंगे। तो ये आपको बताना है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो आपको बताना है मूल वास्तविक है और ऐसा होगा। देखो आपको दो व्यंजक दे रखे हैं, HCF का पूछा है। तो वैसे तो HCF और LCM जो है 3.6 जब आप पढ़ोगे तब आप समझ जाओगे। इसमें सवाल आया तो फिर से देख लो, 8a स्क्वायर b स्क्वायर c है तो 8 लिख सकते हैं 2 की क्यूब, 2 की क्यूब मतलब क्या होता है 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हुआ हमारे पास a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये c। अब इसके बनाओ, 20 के देखो वजन गुणनखंड कर लो, क्या होता है 2 से करोगे तो 10 मिलेंगे, फिर 2 से करोगे तो 5 मिलेंगे, 5 से करोगे तो 1, मतलब क्या हुआ हमारे पास 2 का तो स्क्वायर हो गया और गुना 5, 4 पंजे 20 हो गए, गुणा में है a, गुणा में है b क्यूब, गुणा में है c स्क्वायर। HCF याद करना है, मतलब जो दोनों में कॉमन है, तो 2 का स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 का तो स्क्वायर। अब देखो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, a जो है इसमें भी है इसमें भी है तो a ले लिया, b क्यूब है इसमें b स्क्वायर है, तो बताओ क्या बना सकता है b स्क्वायर, दोनों में है, c इसमें भी है इसमें भी है, कौन सा वाला c वाला जो दोनों में है, तो क्या बना 4ab स्क्वायर c, ये हमारा आंसर है, HCF का ये आंसर। देखो नंबर 10 का जो प्रश्न है उसमें आपको LCM ज्ञात करना है, दो व्यंजक आपको दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है इनके गुणनखंड बनाना है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ x स्क्वायर है, हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर है, ये क्या बना हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है एक बार तो a प्लस b और एक बार क्या होता है a माइनस b, तो एक बार तो a प्लस b करो तो x माइनस प्लस 1 a प्लस b और ये हुआ a माइनस b, ये तो हुआ इसके गुणनखंड। अब इसके करो तो देखो इसके गुणनखंड करोगे तो देखो कैसे कर सकते हो, x स्क्वायर को 1 से गुणा कराओ तो बना x स्क्वायर, अब टुकड़े ऐसे होना चाहिए कि गुणा करो तो x स्क्वायर मिल जाए, जोड़ो तो 2x, तो x और x को जोड़ो तो कितने मिलेंगे 2x, गुणा करो तो x स्क्वायर। हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इन दोनों में से दो दो के जोड़े बना लिए, x कॉमन ले तो x प्लस 1, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, एक हमेशा कॉमन होता है, यहाँ बचा x प्लस 1, x प्लस 1 जो है वो दोबारा से कॉमन, यहाँ क्या बना x प्लस 1। आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है LCM।
एलसीएम का मतलब होता है जो चीज दोनों में है या फिर किसी एक में भी है तो अपन उठा लेते हैं। देखो जैसे x प्लस वन इसमें भी है इसमें भी है। देखो एक बार तो एक स्टेप इसकी ओर बढ़ा रहे हैं, ये भी है x प्लस वन ये भी x प्लस वन मतलब x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखो एक पावर तो इसमें है इसमें है दो। एचसीएफ की बात करें तो जो कॉमन होता है वो लेते हैं, मतलब x प्लस वन लेते हैं यदि एचसीएफ होता तो। एलसीएम होता है तो जो मैक्सिमम पावर होती है वो लेते हैं, एक पावर इसमें है दो इसमें है तो दो वाला लेंगे तो x प्लस वन का होल स्क्वायर ये हुआ। अब दूसरा जो बचा x माइनस वन केवल इसमें है इसमें नहीं है तो एलसीएम में जो एक में होता है वो भी लेते हैं तो क्या बना x माइनस वन। ये आपके पास एलसीएम और ये आंसर। ऑप्शन वाले सवाल है तो बड़े छोटे छोटे सवाल है, आपको तो केवल ये बताना है जैसे क्या सही है या ख सही है या कौन सा सही है, तो आंसर निकालो और बाद में बता दो क्या ख या क्या कौन सा सही है। तो ये वाला जो वीडियो है इसमें केवल 10 प्रश्न जो है वो कवर करता है, ज्यादा बड़ा लंबा वीडियो नहीं करते हैं। अगले वीडियो में बाकी के जो सवाल हैं विविध एक्सरसाइज के वो और कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।